नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। क्वेश्चन नंबर 1, कृषिगत फसलों को उनकी आवश्यकता के अनुसार और समयबद्ध रूप से जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना क्या कहलाता है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 क्रांतिक अवस्था, ऑप्शन नंबर बी सिंचाई, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी सिंचाई। जब पौधों को जब पानी की जरूरत पड़ती है उस समय पर जब हम पानी देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। ठीक है, उनकी आवश्यकता के अनुसार देते हैं तो उसे सिंचाई कहते हैं। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी को भी नजरअंदाज मत कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सिंचाई के कृत्रिम साधन है, ठीक है, आर्टिफिशियल पूछा है बेटा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए नहर, ऑप्शन नंबर बी तालाब, ऑप्शन नंबर सी नलकूप, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आर्टिफिशियली में ये नहर भी आता है और तालाब भी, क्योंकि ये मानव के द्वारा बनाए जाते हैं उसे कृत्रिम कहते हैं बेटा। ठीक है, तो आप देखना नहर हो गया, बांध हो गया, उसे भी मानव के द्वारा बनाया जाता है। तालाब भी मानव के द्वारा खुदाई करके एक बड़े क्षेत्र को बनाया जाता है। नलकूप यानी कि ट्यूबवेल, ठीक है, ये भी आर्टिफिशियल है, मानव के द्वारा बनाया गया है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, अगर प्राकृतिक पूछता तो वो वर्षा हो जाता है। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 3, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय कृषि को कहा जाता है, बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इसे यूपीएससी यानी कि CGPSC के एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। चलिए पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 क्रांतिक फसल, ऑप्शन नंबर बी मानसून का जुआ, ऑप्शन नंबर सी हेरा फेरी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी मानसून का जुआ, क्योंकि देखो भारत की लगभग 65% जो जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है और ये कृषि जो है मानसून पर निर्भर करता है, इसलिए इसे मानसून का जुआ कहा जाता है भारतीय कृषि को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक जुआ की तरह है, अगर वर्षा हुआ तो ठीक है, नहीं तो वरना किसान बर्बाद है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 4, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रमुख सिंचाई के अंतर्गत आते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके एरिया को पूछा गया है बेटा। देखो यहां पर प्रमुख सिंचाई के अंतर्गत कितने एरिया को सम्मिलित किया जाता है नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर ए 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा, ऑप्शन नंबर बी 2,000 हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर सी 500 हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपसे पूछे प्रमुख सिंचाई बेटा, मैं फिर से हाईलाइट कर दूं, अगर आपको प्रमुख सिंचाई के अंतर्गत पूछे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा। ठीक है, तो प्रमुख सिंचाई में 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया को अगर वो सिंचाई करते हैं तो वो प्रमुख सिंचाई के अंतर्गत आता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा कि 1 हेक्टेयर में लगभग 2.5 एकड़ होता है। ठीक है, 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़। तो अब 10,000 हेक्टेयर का आप निकालो को कितना हो रहा होगा। ठीक है, तो ये 10,000 से ज्यादा हेक्टेयर की सिंचाई कर रहे हैं तो वो प्रमुख सिंचाई के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 5। यहां पर चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, मध्यम सिंचाई हेतु निम्न कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक, ऑप्शन नंबर बी 500 से 1,000 हेक्टेयर तक, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आपको मैं फिर से क्वेश्चन रिवाइज करा दूं बेटा। इससे पहले हमने देखा था प्रमुख सिंचाई जो कि 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया को सिंचाई कर रहा था। ठीक है, यहां पर मध्यम सिंचाई पूछा है तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक। ठीक है, याद रखना, अगर प्रमुख सिंचाई बोले तो 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा है, लेकिन मध्यम सिंचाई में 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है बेटा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 6, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा बेटा पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्न सिंचाई में खेती योग्य भूमि होती है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बेटा आपको रिवाइज करा दूं मैं। प्रमुख सिंचाई में जो एरिया था 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा था, ठीक है, लेकिन मध्यम सिंचाई में 2,000 हेक्टेयर से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक। लेकिन निम्न सिंचाई में यहां पर पूछा, इसका ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा, ऑप्शन नंबर बी 2,000 हेक्टेयर से ज्यादा, ऑप्शन नंबर सी 2,000 हेक्टेयर से कम, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। देखो बेटा मैं हमेशा बोलता हूं कि आप चारों ऑप्शंस को पढ़िए, यहां पर ऑप्शन कट करना सीखे, ठीक है। आपको आंसर पता है तुरंत टिक कभी मत लगाइए, चारों ऑप्शन पर एनालिसिस कीजिए। देखो 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा बोल रहा है तो वो तो प्रमुख सिंचाई में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए कट हो गया। 2,000 हेक्टेयर से ज्यादा बोल रहा है तो वो तो मध्यम सिंचाई में होता है, ये भी आंसर कट हो गया। लेकिन निम्न सिंचाई बचा आपको 2,000 हेक्टेयर से कम। तो इस तरह से आप एनालिसिस करिए चारों ऑप्शन का, तभी आपका सटीक आंसर होगा, ठीक है। मैं हमेशा बार बार इस वीडियो में हर वीडियो में बोलता हूं। चलिए अगला स्लाइड आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत परंपरागत सिंचाई प्रणालियों में सामान्यतः सिंचाई की जाती है। देखो परंपरागत का मतलब ये होता है कि बेटा ये पीढ़ी दर पीढ़ी जिस प्रकार की सिंचाई का उपयोग किसान जो है करते चले आ रहे हैं अपनी खेती के लिए, अपनी फसलों के लिए, तो उसी को भारत में परंपरागत सिंचाई प्रणालियों को पूछा है। चलिए ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए भूतल सिंचाई, ऑप्शन नंबर बी सतही सिंचाई, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। क्योंकि भारत में पीढ़ी दर पीढ़ी पूरा परंपरागत तरह से भूतल सिंचाई और सतही सिंचाई दोनों प्रणाली का प्रयोग करते चले आ रहे हैं। ए बी भी सही है तो सी भी आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यहां पर सभी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 8, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में सतही सिंचाई या भूतल सिंचाई की प्रमुख विधियां हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये जो सतही सिंचाई हो भारत की पीढ़ी दर पीढ़ी या परंपरागत सिंचाई, लेकिन सतही सिंचाई या भूतल सिंचाई की जो परंपरागत सिंचाई है, सतह सिंचाई या भूतल सिंचाई की विधि मेथड्स को पूछा है बेटा यहाँ पर, है नहीं। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए चेक बेसिन मेथड या विधि, ऑप्शन नंबर बी कुंड सिंचाई विधि, ऑप्शन नंबर सी पट्टी सिंचाई, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद कर लेना, ठीक है। अगर आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए तो बेटा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और कौन से टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। फिर आपके समस्या के आधार पर हम तुरंत उस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 9, आधुनिक सिंचाई प्रणाली है। ऑप्शन नंबर ए टपक सिंचाई, ऑप्शन नंबर बी टपक सिंचाई, ऑप्शन नंबर सी स्प्रिंकलर विधि, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। देखो आधुनिक सिंचाई आपको पता ही होगा, आपके आसपास में कृषि भी करते होंगे तो आपको आसानी से पता होता है, ठीक है। टपक विधि या टपक सिंचाई दोनों एक ही है बेटा, क्योंकि ये ड्रिप इरिगेशन भी बोलते हैं जिसे टपक सिंचाई या टपक बूंद बूंद विधि भी बोलते हैं। स्प्रिंकलर विधि आपने देखा होगा कि इसमें एक फव्वारे की तरह चलता है, गोल गोल घूमता है, तो ठीक है। ये तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ये जो है मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आधुनिक सिंचाई प्रणाली और परंपरागत सिंचाई विधि का हमने अभी तक जो है सारे ऑप्शंस मेथड विधि देख लिया है। ये आधुनिक सिंचाई आपको याद रख लेना है। ड्रिप इरिगेशन है यानी कि टपक विधि, इसी को बूंद बूंद या बूंद बूंद सिंचाई विधि भी बोलते हैं, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन भी बोलते हैं, स्प्रिंकलर सिंचाई को फव्वारा सिंचाई भी बोलते हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। आधुनिक सिंचाई में परंपरागत सिंचाई की अपेक्षा अधिक उपयोगी है, क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है इसको समझना है कि जो मॉडर्न जो इरिगेशन सिस्टम है, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, तो मॉडर्न इरिगेशन जो सिंचाई है पुरानी विधि की अपेक्षा उपयोगी है। इस क्यों है आखिर? चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए आधुनिक सिंचाई में पानी की बचत होती है, ऑप्शन नंबर बी खरपतवार का मुक्त है, ऑप्शन नंबर सी जल आपूर्ति नियंत्रण की जाती है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। आजकल परंपरागत सिंचाई को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है, लेकिन आधुनिक तौर पर जो है जैसे ड्रिप सिंचाई हो गया, स्प्रिंकलर विधि को बहुत उपयोगी लिया जा रहा है। इसका रीजन ये सभी ऑप्शंस हैं, ठीक है बेटा। सिंचाई की आपकी बचत होती है, समय की बचत होती है, लेबर के पैसे बचते हैं, खरपतवार नहीं उगते, जल की आसानी से जल की खपत नहीं होती बेटा, ठीक है। आपको इतना आपको ध्यान में रखना, यह है मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम करने के सभी लाभ आपको देख सकते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है टपक सिंचाई या बूंद सिंचाई से लाभ हैं। आप देखे होंगे कि आपके क्वेश्चन में सॉल्व करा दूं कि ड्रिप इरिगेशन को बोलते हैं बेटा। देखो आप बागानी फसलों में मैक्सिमम यूज करते हैं, जैसे केला की खेती करना हो, पपीता की खेती करना हो, कुछ सब्जी वर्गी खेती करना हो, तो ये टपक सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम विधि का प्रयोग करते हैं। इसके क्या लाभ हैं देखें। ऑप्शन नंबर ए पानी की बचत होती है इससे। ऑप्शन नंबर बी पैदावार में बढ़ोतरी होती है। ऑप्शन नंबर सी उर्वरक की खपत कम होती है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आजकल मैक्सिमम देखेंगे बड़े बड़े जो किसान हैं जिसकी बहुत ज्यादा हेक्टेयर में कृषि करते हैं, वो लोग जो है टपक सिंचाई विधि या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की सिंचाई पद्धति का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें सिस्टम जो लगा होता है इसमें पानी की बचत, अपना लेबर की भी पैसे बचते हैं, उर्वरक भी इसमें वहीं से घोल दो सीधा अपने पौधे में चला जाता है। ठीक है, पैदावार बेहतरीन ढंग से होता है क्योंकि पर सेकेंड पर मिनट पर यहाँ पर हमेशा जो है पौधों को पानी उपलब्ध होते रहता है, जिससे पैदावार बहुत बेहतरीन ढंग से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 12 संपूर्ण भारत में ट्यूबवेल सिंचाई प्रतिशत है। यानी कि क्वेश्चन ये कहा गया है बेटा कि पूरे भारत में अगर कृषि की जाती है तो वहां पर ट्यूबवेल से कितने प्रतिशत पर सिंचाई की जाती है, यानी कि ट्यूबवेल का कितना प्रतिशत उपयोग किया जाता है सिंचाई के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, ऑप्शन देखेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर ए 55%, ऑप्शन नंबर बी 45%, ऑप्शन नंबर सी 66%, ऑप्शन नंबर डी 48%। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा 45%। ठीक है, संपूर्ण भारत में ट्यूबवेल से जो सिंचाई की प्रतिशत है 45% है। बहुत बार इसे पूछा भी जा चुका है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 13 पूरे भारत में कुएं से कितने प्रतिशत सिंचाई की जाती है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप एक तौर पर लगाएंगे बेटा कि आप क्वेश्चन को पढ़ते ही आप अंदाजा या लॉजिक लगा सकते हैं कि आज के दिन में कुएं जो है कहीं ना कहीं विलुप्ति की ओर है, तो स्वाभाविक सी बात है इनकी परसेंटेज ऑलरेडी कम हो गई। ये आपके तर्क है, तर्क लगाने की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। आपको ऐसे ही जैसे ट्यूबवेल आजकल फेमस है, यानी कि आजकल ट्रेंडिंग में है, मैक्सिमम किसान इसी का यूज करते हैं, कुएं का साधारण सा लॉजिक है। ठीक है, तो इसका परसेंटेज कम होगा ही। तो इसका सही आंसर, चलिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 18%, ऑप्शन नंबर बी 19%, ऑप्शन नंबर सी 24%, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी 19%। ठीक है, कुएं से 19% सिंचाई की जाती है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आज इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीजीपीएससी सीजी व्यापम का कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो बेटा जो है एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर लेना। बहुत ही ट्रिक विधि से बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 14 नहर सिंचाई की जाती है पूरे भारत में, ये प्रतिशत है। देखो बेटा, इससे हमने कुएं देख लिया जो 19% पर है, ट्यूबवेल देख लिया 45% पर। अब नहर सिंचाई यानी कि डैम विधि, बांध विधि से कितनी प्रतिशत सिंचाई की जाती है। ये तो वहीं पर संभव होगा बेटा जहां पर बांध की सुविधा है या बांध वाले एरिया है, स्टेट है, वहां पर ये सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए 36%, ऑप्शन नंबर बी 26%, ऑप्शन नंबर सी 38%, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा 26%। याद रखना, क्योंकि इनके परसेंटेज को पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग करके। आपके जानकारी के लिए बता दूं, जैसे कि ट्यूबवेल का परसेंटेज है 45%, कुएं का प्रतिशत है 19%, नहर सिंचाई का है 26%। आप ध्यान में रख लेना इस बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 15 पूरे भारत में तालाब से सिंचाई का प्रतिशत है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक हमने कितने कितने को देख लिया बेटा। इससे पहले हमने देखा कि ट्यूबवेल से 45%, आपको रिवाइज करा दूं, और कुएं से 19%, और अभी अभी हमने देखा नहर सिंचाई से 26%। अब तालाब से यहां पर देखेंगे इसका पर ऑप्शंस पढ़ेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर ए 4%, ऑप्शन नंबर बी 3%, ऑप्शन नंबर सी 5%, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी 3%। याद रख लो, तालाब से सिंचाई का प्रतिशत है 3% है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपको याद रख लेना है। बहुत बार इसे पूछा जा चुका है, मैच द फॉलोइंग के थ्रू आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 16 वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदियों से निकाली जाती है, सदैव जल से भरे रहती है, क्या कहलाता है। आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ आ गया होगा। ठीक है, देखो आपसे ये पूछा है कि ऐसे नदियों से वर्ष भर जिसमें जल प्रवाहित होती है, ठीक है, सदैव जल से भरी रहती है, क्या कहलाता है। स्वाभाविक बात है नित्यवाही नहरें, ऑप्शन नंबर बी झील, ऑप्शन नंबर सी झरना, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए नित्यवाही नहरें। नाम से स्पष्ट है बेटा। ठीक है, नित्यवाही नहरें में क्या होता है कि वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदियों से निकाली जाती है ये, और ये सदैव जल से भरी रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 17 इनमें वर्ष भर
लगातार जल की आपूर्ति संभव नहीं रहती तथा नदियों में आने वाले बाढ़ों के समय ही सिंचाई के काम आती है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए अनित्यवाही नहर, ऑप्शन नंबर बी बाढ़ की नहर, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इससे पहले हमने देखा बेटा कि जो निरंतर उसमें पानी भरी रहती है वो नित्यवाहिनी नहर कहलाती है, लेकिन इसमें लगातार हर समय पानी नहीं रहता है, नहीं केवल जब वर्षा होता है उस टाइम पर पानी रहती है। ठीक है, तो इसमें संभव नहीं है हर समय, इसलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनित्यवाही नहर। ठीक है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 18। भारत के प्रायद्वीपीय पठार वाले भाग में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए नलकूप, ऑप्शन नंबर बी कुआं, ऑप्शन नंबर सी तालाब, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसका भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, चलो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी तालाब। भारत के प्रायद्वीपीय पठार वाले भाग में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई साधन है तो तालाब है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखो बेटा, आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तुरंत उस पर वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, और अगर आपने योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 19। ड्रिप सिंचाई को और किस नाम से जाना जाता है? अगर आपने अभी तक मेरे साथ वीडियो में बना है तो इस बात को मैंने कुछ मिनटों पहले इस बात की मैंने चर्चा कर दी है कि ड्रिप सिंचाई को और किस नाम से जाना जाता है। इसे ड्रिप इरिगेशन भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, मतलब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि इंग्लिश में इरिगेशन और हिंदी में सिंचाई। चलिए ऑप्शन नंबर ए टपक सिंचाई, ऑप्शन नंबर बी बूंद बूंद सिंचाई, ऑप्शन नंबर सी ड्रिप इरिगेशन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको भी आंसर पता है आप लॉजिक लगाइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सिंचाई। ठीक है, मैंने ये भी बताया कि ड्रिप जो इरिगेशन है वो मॉडर्न सिंचाई में से एक है, जिसका बगानी फसलों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्योंकि अब बगानी फसलों में देखेंगे जैसे अकेला हो गया, पपीता हो गया, सब्जी वर्ग चाहे कद्दू की लगाओ चाहे गोभी वर्गीय जो फसलों की खेती करो, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उससे पानी की बचत भी होती है और उर्वरक को घोल के डाला जाता है, जिससे लेबर की भी बचत होती है और मैक्सिमम प्रोडक्शन आता है, प्रॉफिट बहुत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इस प्रकार की सिंचाई में पाइपलाइन द्वारा पौधों पर फौहारों के रूप में पानी दिया जाता है। आई होप आपको पता लग गया होगा इसका सही आंसर। फौहारों के रूप में, हवा में उड़ उड़ कर जब ये फौहारों के रूप में चलता है, घूम घूम कर एक जगह स्थायी रहकर फौहारों के रूप में जब पौधों में या किसी जगह पर सिंचाई की जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्प्रिंकलर सिंचाई, ऑप्शन नंबर बी छिड़काव विधि, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्प्रिंकलर जस्ट फव्वारा अगर आपको शब्द दे तो स्प्रिंकलर सिंचाई आएगा, और स्प्रिंकलर सिंचाई का अन्य जो नाम है छिड़काव विधि है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 21। सर्वाधिक असिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक असिंचित क्षेत्रफल वाला जो राज्य है महाराष्ट्र है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 22। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित वाला राज्य है। इससे पहले हमने देखा कि सर्वाधिक असिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य महाराष्ट्र है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये पूछा है बेटा क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित, फिर से मैं उस टर्म्स को दोहरा दूं, सिंचित वाला राज्य पूछा। ठीक है, इससे पहले हमने देखा असिंचित वाला। ठीक है, महाराष्ट्र था, सिंचित वाला। इसका जो सही आंसर आ जाएगा आंसर नंबर सी पंजाब। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, इसे बहुत बार जिससे पहले जो क्वेश्चन बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसे पूछा भी जा चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 23। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम किस वर्ष चलाया गया? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए 1983, ऑप्शन नंबर बी 1972, ऑप्शन नंबर सी 1962, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी 1972। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा। और डिजिट वाले को तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आप मुखाग्र याद कर लीजिए, क्योंकि त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति आपसे पूछे तो 1972। ठीक है, याद कर लेना इसे।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 24, कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम किस वर्ष चलाया गया? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले हमने देखा बेटा त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम 1970 में चलाया गया, लेकिन अगर कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम किस वर्ष चलाया गया, इसका चलिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1974, ऑप्शन नंबर बी 1988, ऑप्शन नंबर सी 1999, ऑप्शन नंबर डी 1995। इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1974, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर है 25, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर ए 1991, ऑप्शन नंबर बी 1992, ऑप्शन नंबर सी 1993, ऑप्शन नंबर डी 1994। जिसको जिसको भी आंसर पता है, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। बहुत ही फेमस क्वेश्चन में से एक है। चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1991। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर है 26, गहरे कुओं के जरिए भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इन जो नदी सिंचाई योजना है, जो जल से रिलेटेड जो योजना है, उसे याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन, गहरे कुओं के जरिए भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? ऑप्शन नंबर ए 2008, ऑप्शन नंबर बी 2007, ऑप्शन नंबर सी 2006, ऑप्शन नंबर डी 2014। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी 2007। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 27, जल क्रांति योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? ठीक है, या जल क्रांति योजना का शुभारंभ किया गया। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए 8 जून 2003, ऑप्शन नंबर बी 21 जनवरी 2014, ऑप्शन नंबर सी 5 जून 2015, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। बहुत ये योजना फेमस योजना में से एक है। चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 जून 2015। याद कर लेना है इसे बेटा। ठीक है, बहुत बार इसे पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर है 28, केंद्र सरकार ने पानी की कमी से जूझ रहे देश के 255 जिलों में वर्षा जल के संचयन और संरक्षण हेतु जल शक्ति अभियान शुरू करने की घोषणा कब की थी? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, जल से जब योजनाओं से पूछे जाते हैं तो जितने भी योजनाएं बता रहा हूं बेटा, इनको याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही रिलेटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए 7 जुलाई 2014, ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई 2019, ऑप्शन नंबर सी 2 जून 2018, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इनका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई 2019। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 29, बहुउद्देशीय परियोजना में निम्न उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। ठीक है, नाम से स्पष्ट है। ठीक है, मल्टीपर्पस। बहुउद्देशीय का मतलब ये चीज है कि उनसे एक से अधिक काम लिए जा सकते हैं, उसे बहुउद्देशीय कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो नाम से आपको स्पष्ट हो गया। बहुउद्देशीय जब परियोजना चलाया जाता है तो किन उद्देश्यों को पूरा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सिंचाई, ऑप्शन नंबर बी जल कृषि, ऑप्शन नंबर सी जल विद्युत, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए जिसको जिसको भी आंसर पता है, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आई होप इसका आंसर आपने सभी को पता होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। देखो, बहुउद्देशीय का मतलब होता है मल्टीपर्पस या एक से अधिक काम लेना। तो इस प्रकार की जब नदी परियोजना या बांध परियोजना बनाई जाती है, इसमें सिंचाई भी की जाती है उस बांध से, उससे जल कृषियों के लिए पानी की भी उपलब्धता होती है और इससे विद्युत भी उत्पन्न किया जाता है। इसमें मछली उत्पादन का भी कार्य किया जाता है, इसमें पशु की धुलाई वगैरह का कार्य भी किया जाता है। तो एक्सेट्रा बहुउद्देशीय परियोजना उसी को कहते हैं जिसमें एक से अधिक काम लिया जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 13, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। याद रखना है बेटा। अब देखो, इससे पहले हमने बहुउद्देशीय परियोजना के उद्देश्य देख ले, लेकिन बहुउद्देशीय परियोजना में कौन कौन से हैं ऑप्शन नंबर देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए भाखड़ा नागल, ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा घाटी परियोजना, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ये जो तीनों हैं ये बहुउद्देशीय परियोजना है जिसमें जल विद्युत उत्पादन भी की जाते हैं, मछली उत्पादन भी किया जाता है, जल कृषि के लिए जल भी दिया इसमें उपयुक्त किया जाता है। ठीक है, और बहुत से ऐसे मानव संसाधन कार्य भी इससे किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। कम से कम इन तीनों के नाम याद रख लेना, भाखड़ा नागल, हीराकुंड और नर्मदा घाटी परियोजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 31, जल विद्युत संयंत्र से निम्न लाभ होता है। बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए ऑप्शन नंबर ए कम खर्चीली, ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण अच्छा रहता, ऑप्शन नंबर सी स्वच्छ ऊर्जा का संसाधन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन ये कहा गया बेटा, अगर जल से विद्युत इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न किया जाता है उससे क्या लाभ होता है। स्वाभाविक बात है, देखो आप कोयले से अगर इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हो या अदर सोर्स से विद्युत उत्पन्न करते हो तो मैक्सिमम आपको बहुत से हानियां बजट लगती है, लेकिन जल विद्युत से अब आप करते हैं तो इसमें कम खर्चीला है, पर्यावरण के लिए भी अच्छा रहता है नहीं, एनवायरमेंट के लिए भी, और स्वच्छ ऊर्जा का भी संसाधन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर कृषि, नदी, बांध परियोजनाएं से पूछे तो। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 32, कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्र से निम्न बाधा उत्पन्न होती है। इससे पहले हमने देख लिया था जल विद्युत संयंत्र से क्या क्या लाभ होते हैं, लेकिन कोयला आधारित अगर ऊर्जा संयंत्र से क्या बाधा उत्पन्न होती है बोला है, तो चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए अधिक पैसों की जरूरत होती है, ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक क्षति, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप कोयला से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो पैसे बहुत कॉस्टली है नहीं, इन्वायरमेंट भी पॉल्यूशन होता है, ये सभी चीजें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन स्लाइड पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 33, स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। देखो अगर आपको स्वतंत्र भारत का पूछे, मल्टीपर्पज अगर परियोजना पूछे तो इसका जो, चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए हीराकुंड, ऑप्शन नंबर बी दामोदर घाटी, ऑप्शन नंबर बी सी भाखड़ा नागल, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी दामोदर घाटी। ठीक है, बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। अगर पूछे स्वतंत्र भारत की बहुउद्देशीय परियोजना पूछे तो दामोदर घाटी याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना किस वर्ष की गई। इससे पहले हमने ये देखा था बेटा कि स्वतंत्र भारत की जो प्रथम मल्टीपर्पस या बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर घाटी, लेकिन दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना किस वर्ष की गई, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए 1972, ऑप्शन नंबर बी 1952, ऑप्शन नंबर सी 1968, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी 1952। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी है जिसका स्थापना वर्ष है 1952। ठीक है, चलिए विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं फिर से आपको बता दूं क्वेश्चन बेटा, अगर आपको गुरुत्वीय बांध पूछे तब की बात है, फिर से बता दूं आपको गुरुत्वीय बांध पूछे तब की बात। क्वेश्चन को अब इसलिए ध्यान से समझने का प्रयास करना वहां पर, ठीक है, जब एग्जाम हॉल में बैठो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो। ऑप्शन नंबर ए रेहंद बांध, ऑप्शन नंबर बी भाखड़ा नागल बांध, ऑप्शन नंबर सी हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा भाखड़ा नागल बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। अगर सबसे ऊंचा बांध केवल बस पूछे तो वो टिहरी बांध है जिसकी जो ऊंचाई है 261 मीटर है, लेकिन अगर गुरुत्वीय बांध पूछे तो मैं फिर से बता दूं भाखड़ा नागल बांध, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 36, भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 230 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 226 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 331 मीटर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 226 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, और याद रखना कि भाखड़ा नागल जो बांध है विश्व का सबसे ऊंचा बांध है जो कि गुरुत्वीय बांध है, याद रखना है नहीं। अगर ऐसे सिंपली पूछे तो वो टिहरी बांध हो जाएगा, लेकिन गुरुत्वीय शब्द जुड़े तो भाखड़ा नागल बांध है जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 37, भाखड़ा नागल बांध से पूर्णतः किस वर्ष से काम लेने लगा, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बेटा ये पूछा है कि देखो बनने में तो कोई भी बांध बहुत टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन ये पूछा गया इस क्वेश्चन में कि पूर्णतः बनकर कब तैयार हुआ और उससे किस वर्ष से जो है काम इससे लेने लगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसलिए आपको ध्यान से समझना है और याद भी कर लेना है इसे। ठीक है, चलिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं बेटा। ऑप्शन नंबर ए 1980, ऑप्शन नंबर बी 1970, ऑप्शन नंबर सी 1960, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत बार पूछा भी जा चुका है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी 1970। ठीक है, तो भाखड़ा नागल बांध से पूर्णतः किस वर्ष से काम लेने लगा, 1970, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 38, भाखड़ा नागल बांध की कुल जल विद्युत क्षमता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ऑप्शन जल्दी करते हैं बेटा। ऑप्शन नंबर ए 326 मेगावाट, ऑप्शन नंबर बी 325
1325 मेगावाट, ऑप्शन नंबर सी 1440 मेगावाट, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा 1325 मेगावाट, ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 39। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर पिपरी नामक स्थान पर कौन सा बांध है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। मैं फिर से बता दूं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर पिपरी नामक स्थान पर कौन सा बांध है? इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिहंद बांध, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आज इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे को याद कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 40। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील बनाई गई है, आर्टिफिशियल बोला है, ठीक है बेटा, याद रखना आर्टिफिशियल झील की बात की गई है। ऑप्शन नंबर ए चंबल बांध या परियोजना, ऑप्शन नंबर बी रिहंद बांध, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी रिहंद बांध। याद रखना भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील बनाई गई है, रिहंद बांध पर बनाई गई है, बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 41। रिहंद बांध की ऊंचाई है, चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए 91.46 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 95.66 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 98.97 मीटर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। देखो बेटा आप हमेशा ध्यान रखना ये पॉइंट है, दशमलव है, ठीक है, और कुछ लोग क्या पढ़ देते हैं इसे 91.46 मीटर। दशमलव को ऐसा नहीं पढ़ा जाता, दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उसे सिंगल सिंगल पढ़ा जाता है। एक मैथमेटिक्स की आपकी जानकारी भी मिल गई इसको, ठीक है। चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा 91.46 मीटर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 42। हीराकुंड बांध की लंबाई है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। हीराकुंड जो है उड़ीसा राज्य में है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर ऊंचाई में पूछे तो टिहरी बांध है, अगर गुरुत्वीय ऊंचाई पर पूछे तो वो भाखड़ा नागल बांध है, ठीक है। अगर लंबाई पूछे बेटा कौन सा बांध है तो हीराकुंड बांध है। चलिए इसकी लंबाई देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 5800 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 4800 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 5600 मीटर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो इसकी लंबाई जो है 4 किलोमीटर 800 मीटर है, यानी कि 4800 मीटर है, ठीक है। किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करें तो 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर और 800 मीटर है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जिसकी लंबाई 4800 मीटर है, उड़ीसा राज्य में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी मैंने क्या बताया बेटा, हीराकुंड बांध से रिलेटेड, वो कि उड़ीसा राज्य में भारत का सबसे लंबा बांध है, ऊंचा बांध नहीं बेटा, लंबा बांध है, लंबाई लेंथ के आधार पर, ठीक है। ऊंचाई के आधार पर मैं बताया टिहरी बांध है, जिसकी जो ऊंचाई है 261 मीटर है। गुरुत्वीय ऊंचाई की अगर बात करें तो भाखड़ा नागल ऊंचाई के मामले में, ठीक है, जो गुरुत्वीय अगर पूछे आपसे तो 226 मीटर है, लेकिन लंबाई पूछे तो हीराकुंड बांध है, जिसका लंबाई 4800 मीटर है। और हीराकुंड बांध किस नदी पर है, ये क्वेश्चन है। इस आपको रिवाइज कराते रहता हूँ बेटा, जिससे आपकी याद भी होता रहे, आपको रिवाइज भी होता रहे। हमारा उद्देश्य यही कि आपकी सबसे अच्छे अच्छे मटेरियल के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करते रहे। चलिए हीराकुंड बांध किस नदी पर, इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड बांध, ठीक है। अच्छा सॉरी, इस किस नदी पर है, सॉरी महानदी पर है, ठीक है, महानदी, ठीक है। इसका सही आंसर आ जाएगा महानदी, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, भारत का सबसे लंबा बांध का नाम है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए भाखड़ा नागल, ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड, ऑप्शन नंबर सी रिहंद बांध, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड बांध, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध का अगर नाम पूछे तो ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा राज्य में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस राज्य में है? मैं अभी बताकर आपको थक गया, मेरा गला भी सूख गया कि किस राज्य में है। आई होप आपको बहुत अच्छे से पता है। जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा राज्य, ठीक है। भारत का सबसे लंबा जो बांध है ओडिशा राज्य में है, ठीक है। हीराकुंड बांध की अगर लंबाई की बात करें तो 4800 मीटर है, ये महानदी पर बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 46। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, इन सभी को किस परियोजना के अंतर्गत बनाए गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए
बगलिहार परियोजना ऑप्शन नंबर बी, फरक्का बैराज परियोजना ऑप्शन नंबर सी, चंबल परियोजना ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल परियोजना। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 47, नागा अर्जुन सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए, शिवनाथ नदी, ऑप्शन नंबर बी, हसदेव नदी, ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण नदी, ऑप्शन नंबर डी, यमुना। बहुत बार इसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ठीक है। चलिए, नागा अर्जुन जो सागर बांध है वो किस नदी पर बनाया गया? इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए तो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आते हैं, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर इस वीडियो कैसा लगा। अपना फीडबैक जरूर देवें, ठीक है। और कौन से टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए उसको भी बता देना बेटा, ठीक है। हम इसलिए पूछते रहते हैं ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 48, तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए, पैरी नदी, ऑप्शन नंबर बी, सबरी नदी, ऑप्शन नंबर सी, हिंडन नदी, ऑप्शन नंबर डी, तुंगभद्रा नदी। ठीक है, आपको नाम से ही पता चल गया होगा तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर है। स्वाभाविक सी बात है, इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा परियोजना बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 49, मयूराक्षी परियोजना को और किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मयूराक्षी परियोजना को और किस नाम से जाना जाता है? चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए, कनाडा बांध, ऑप्शन नंबर बी, गांधी बांध, ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा बांध, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा बांध। याद रख लेना, मयूराक्षी परियोजना को कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब ये जो बन रहा था, ये मयूराक्षी परियोजना के तहत ये बांध जब बन रहा था तो कनाडा ने फाइनेंशियल सहायता की थी, कनाडा ने, इसलिए इसका नाम भी कनाडा बांध कहा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 50 यानी कि हाफ सेंचुरी आपका पूर चुका है नहीं? और निम्न में से किस परियोजना को पाकिस्तान 1960 के सिंधु जल समझौता का उल्लंघन माना जाता है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी मिल गया कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में, ठीक है। लेकिन किस परियोजना को पाकिस्तान 1960 के सिंधु जल समझौता का उल्लंघन मानता है? चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर ए, गांधी सागर, ऑप्शन नंबर बी, नागा अर्जुन परियोजना, ऑप्शन नंबर सी, बगलिहार परियोजना, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, बगलिहार परियोजना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, याद कर लो इसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 51, जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर 330 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का नाम है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये कहा गया बेटा जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर 330 मेगावाट की, ठीक है, जल बिजली उत्पन्न की जाती है, उस परियोजना का नाम पूछा है। चलिए ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए, दुलहस्ती है बेटा, यह दुलहस्ती परियोजना, ऑप्शन नंबर बी, किशन गंगा, ऑप्शन नंबर सी, बगलिहार परियोजना, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, किशन गंगा। याद रखना, जम्मू कश्मीर के झेलम नदी पर किशन गंगा में 330 मेगावाट की जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 52, चिनाब की सहायक नदी पर कौन सा परियोजना बनाया गया है जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 390 मेगावाट की है? याद रखना, चिनाब की सहायक नदी बोला है बेटा, ठीक है। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए, बगलिहार, ऑप्शन नंबर बी, फरक्का बैराज परियोजना, ऑप्शन नंबर सी, दुलहस्ती परियोजना, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, दुलहस्ती परियोजना, ठीक है। बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 53, पड़ोसी देशों से विवादित निम्न परियोजनाएं हैं? पड़ोसी देश से, ठीक है बेटा। चलिए ऑप्शन नंबर पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए, फरक्का बैराज परियोजना, ऑप्शन नंबर बी, किशन गंगा परियोजना, ऑप्शन नंबर सी, बगलिहार परियोजना, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो पड़ोसी देशों से जो विवादित है उस परियोजना का नाम है बेटा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। ये फरक्का बैराज परियोजना भी विवादित है नहीं? और किशन गंगा भी और बगलिहार परियोजना भी। याद रख लेना कि पड़ोसी देश से ये सभी जो परियोजना है विवादित में हैं, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 54,
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1985 में किसका गठन किया गया था? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर बी रिहंद बांध, ऑप्शन नंबर सी चंबल परियोजना, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा घाटी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1985 में जो है नर्मदा घाटी परियोजना का गठन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी बहुत बार पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 55। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, इन सभी स्टेट की संयुक्त परियोजना है बेटा, याद रख लेना। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात व राजस्थान की संयुक्त परियोजना का नाम है सरदार सरोवर। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर CGPSC CG व्यापम की कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 56। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में पूछा बेटा है नहीं, नर्मदा नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का नाम है। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंदिरा सागर परियोजना। ठीक है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बहुउद्देशीय या मल्टीपर्पज जो परियोजना का नाम है उसका नाम है इंदिरा सागर परियोजना। याद कर लो, बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 57। उत्तरांचल में भागीरथी व भिलांगना नदी के संगम पर विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। आई होप इसका मैंने आंसर आपको बहुत बार बता चुका है। ठीक है, इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए टिहरी परियोजना। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध है जिसकी अगर ऊंचाई देखें तो 261 मीटर है। अगर भाखड़ा नागल बांध की पूछे तो विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा है। याद रखना, गुरुत्वीय बांध। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 58। टिहरी बांध की ऊंचाई है, अभी अभी मैंने कुछ ही सेकंड पहले इसका आंसर बताया है। आई होप आपको पता हो। ठीक है, चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर ए 226 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 261 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 291 मीटर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी टिहरी बांध की जो ऊंचाई है 261 मीटर है। मैं फिर से बता दूं 261 मीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 59। केन बेतवा लिंक परियोजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? ऑप्शन नंबर ए 21 जनवरी 1998, 8 अगस्त 1999, ऑप्शन नंबर सी 25 अगस्त 2005, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर है बेटा केन बेतवा लिंक परियोजना का जो शुभ आरंभ है ऑप्शन नंबर सी 25 अगस्त 2005। ठीक है, 25 अगस्त 2005 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 60। निम्न में से कौन सा बांध केरल के इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर बना है? ऑप्शन नंबर ए टिहरी परियोजना, ऑप्शन नंबर बी केन बेतवा लिंक, ऑप्शन नंबर सी मुल्ला पेरियार परियोजना, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी मुल्ला पेरियार परियोजना। ठीक है, केरल में बनाया गया, केरल स्टेट में है, आपको ध्यान में रखना है इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 61। मुल्ला पेरियार बांध प्राचीन होने के कारण केरल नया बांध बनाना चाहता है, लेकिन कौन से राज्य नए बांध बनाने के विरोध में है? ध्यान से समझना बेटा। देखो, ये मुल्ला पेरियार जो बांध है प्राचीन हो गया है, तो केरल जो स्टेट है इस बांध को नया बनाना चाहता है, लेकिन कौन से जो राज्य है इसी बांध को नया बनाने के विरुद्ध में है, नया बनाना नहीं चाहता। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु का ये कहना है कि हम नया बांध इसे नहीं बनाएंगे, लेकिन केरल ये बोलता है कि ये मुल्ला पेरियार बांध जो है प्राचीन हो चुका है, हम नया बनाएंगे। केरल पक्ष में है लेकिन तमिलनाडु नहीं बनाना चाहते, इसके विरुद्ध में। ठीक है, अगर आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप CGPSC CG व्यापम का कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी इस यूट्यूब चैनल को शेयर करना। ठीक, और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक, और कौन से टॉपिक पर चाहिए वीडियो ये भी बताना।